नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि कक्षा 10 के लिए। इसमें हम अनेक प्रकार की व्यंजन संधियों को उदाहरण सहित समझेंगे। व्यंजन संधि, हल संधि। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। अर्थात जब व्यंजन के पश्चात स्वर हो या दो व्यंजनों का आपस में व्यवधान रहित सामीप्य हो, अर्थात जब संधि कार्य हो, तो वहां पर व्यंजन में कोई परिवर्तन हो जाता है और वही हमारे पास व्यंजन संधि कही जाती है। अर्थात दो व्यंजनों के मेल या व्यंजन और स्वर के मेल से होने वाली संधि व्यंजन संधि कही जाती है। इसे हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजनों को हम संस्कृत में हल प्रत्याहार की वजह से हल वर्ण भी बोलते हैं। पहला, शचुत्व। व्यंजन संधि का पहला प्रकार है शचुत्व संधि। सूत्र है स्तोः शुचुना शुचुः, अर्थात से या तय वर्ग, से दंती सकार, या तय वर्ग अर्थात तय थ द ध न का, श या च वर्ग अर्थात च छ ज झ य के साथ योग होने पर स का श अर्थात दंती सकार के स्थान पर तालव्य शकार, तथा तय वर्ग का च वर्ग में तय वर्ग का जो भी अक्षर है प्रथम अक्षर है तो च वर्ग का प्रथम, तय वर्ग का द्वितीय है तो च वर्ग का प्रथम। इस प्रकार क्रमशः तय वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण हम देखते हैं। मनस धन चलती। यहाँ मनस में स है दंती सकार और उसके बाद में चलती शब्द है, तो दंती सकार को हम तालव्य शकार में परिवर्तन कर देंगे और बनेगा मनस चलती। रामस धन शेते, यहाँ दंती सकार और सम्मुख उसके तालव्य शकार है, तो दंती सकार भी तालव्य शकार में बदल जाएगा रामश शेते। मनस धन चंचलम, मनस में स्थित दंती सकार और सम्मुख च, तो दंती सकार भी तालव्य सकार में बदलेगा और मनस चंचलम। हरिश सेते, हरिश में दंती सकार और सम्मुख उसके तालव्य शकार, तो दंती सकार को तालव्य शकार में बदल देंगे हरिष्येते। तय वर्ग का च वर्ग। अब तय वर्ग के स्थान पर कैसे च वर्ग किया जाता है उसके उदाहरण हम देख रहे हैं। सत धन चित, यहाँ पर तय और उसके बाद में है च वर्ग का च, तो तय वर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाएगा। तय प्रथम अक्षर है तो उसके स्थान पर च बन जाएगा सचित। ऐसे ही सत धन चरित्रम, सत में स्थित तय और सम्मुख स्थित च, तो तय के स्थान पर भी च बना देंगे सच्चरित्रम। उत धन चारणम, उत में स्थित तय और चारणम का च, तो उत तय को भी हम प्रथम अक्षर च बना देंगे उच्चारणम। यहाँ है सत धन जनय है, यहाँ जो सत में तय शब्द है वो इस संधि के माध्यम से तो च बनना चाहिए था, लेकिन उससे पहले इसमें एक जश्त्व संधि हो जाती है जिससे कि यह तय के स्थान पर तृतीय वर्ण द बन जाता है। तो उस समय मूल शब्द होता है सद धन जन, और द क्योंकि तृतीय अक्षर है तो तृतीय अक्षर के तय वर्ग का द तृतीय अक्षर है और उस तृतीय अक्षर के स्थान पर च वर्ग का भी तृतीय अक्षर ही होगा ज। तो जब हम उसको एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे सज्जन है। ऐसे ही उत्ध्वन जलम, यहाँ पर भी यहाँ पर शचत्व संधि होने से पहले एक जश्त्व संधि होगी और तय के स्थान पर द बन जाएगा, तो बनेगा उत के स्थान पर उद धन ज्वलम, और द क्योंकि तृतीय अक्षर है तय वर्ग का तो च वर्ग का भी तृतीय अक्षर ही होगा उज्ज्वलम। और यही चीज जगत धन जननी के साथ है। यहाँ पर भी पहले जश्त्व संधि होगी जिसको हम आने वाले टाइम आगे स्लाइड में पढ़ रहे हैं, वो पहले जश्त्व संधि होगी, उसके बाद में जब द बन जाएगा जगत धन जननी शब्द होगा तो द के स्थान पर हम जय बना देंगे जगत जननी। इस प्रकार यह शचुत्व संधि कहलाती है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार है षटुत्व। इष्टोनाष्टुः सूत्र है इसका। यदि स या तय वर्ग का, यही फिर से दंती सकार और तय वर्ग का श या ट वर्ग मूर्धन्य शकार या ट वर्ग के साथ योग हो तो दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार और तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग
हो जाता है। नियम वही रहेगा कि तय वर्ग का जो अक्षर होगा उसके स्थान पर क्रमशः टय वर्ग का भी वही अक्षर किया जाएगा। पहले हम उदाहरण देखते हैं। स वर्ग का श हो जाना। रामस धन षष्ठ है, यहाँ दंती सकार है और उसके सम्मुख मूर्धन्य सकार है, तो दंती सकार को भी मूर्धन्य सकार में परिवर्तित कर दिया। रामश षष्ठ है। हरिश टीकते, हरिश में स दंती सकार है और सम्मुख टय वर्ग का ट है, तो स को भी हमने श बना दिया मूर्धन्य सकार। हरिश टीकते। अन्य उदाहरण हम देखते हैं। तत् धन टीका, तो तय के बाद में ट है तो उसके सम्मुख हम तय को भी ट बना देंगे, टट टीका। यत टीका, तो उसी प्रकार तय को ट बना दिया यहाँ पर भी हमने, क्योंकि यहाँ पर शत्रु संधि के आधार पर यदि तय वर्ग के सम्मुख टय वर्ग है तो तय वर्ग को भी टय वर्ग बनाना है, ये नियम हम पढ़ रहे हैं। तो तत् के यत के स्थान के तय पे त, टीका यत टीका। उत्डयनम, यहाँ पर भी वही हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले जशत्व का नियम लगेगा और तय को द बन जाएगा, और जब तय को द बन जाएगा और सामने ड है तो तय वर्ग का भी तृतीय अक्षर ही होगा, उड्डयनम। आकृष धन त है, यहाँ पर जो तह शब्द है, आकृष मूर्धन्य शकार है और उसके सम्मुख तय वर्ग का तह है, तो ये जो तय वर्ग का तय है वो टय वर्ग के टय में परिवर्तन हो जाएगा और बनेगा आकृष है। देखिए अंतिम उदाहरण में आपने देखा कि योग चाहे आगे हो या पीछे हो, परिवर्तन सदैव तय वर्ग में ही होगा। तो यहाँ पे तय वर्ग उसके पीछे था तो हमने तय वर्ग को ही टय वर्ग में परिवर्तित किया है। तृतीय संधि जशत्व संधि, जिस संधि का नाम अभी हम अन्य दो संधियों के बीच में भी ले रहे थे वही है जशत्व संधि। झलाम जशो अंते, इसका सूत्र है। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। यहाँ दो शब्द आए हैं, झल और जश। पहले हमें झल और जश को समझना होगा, उसके बाद ही हम आगे समझ पाएंगे। झल ये प्रत्याहार है जो हम महेश्वर सूत्रों के माध्यम से बनाते हैं, जैसा हमने पहले भी सीखा है। तो झल वर्ग में क्या क्या आते हैं? वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श है, कुल 24 वर्ण आते हैं। तो झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग कौन से? कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इन सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अर्थात क्या नहीं आया? सिर्फ अनुनासिक वर्ण जो अंतिम 5 वर्ण है वो नहीं आए, बाकी पूरा कैवक हमारा पूरा कैसे लेके और अन्य समस्त वर्गों के अक्षर इसमें आ गए। और साथ में श है, यह भी आते हैं। इस प्रकार ये 24 वर्ण जो होते हैं उन्हें हम झल कहते हैं। और संधि कह रही है झल के स्थान पर जश हो जाता है। अब ये जश क्या है? जश है प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे ज, ब, ग, ड़ और द। कै वर्ग का तीसरा अक्षर ग, च वर्ग का तीसरा अक्षर ज, तय वर्ग का तीसरा अक्षर द, ट वर्ग का ड़ और पै वर्ग का ब। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर जश कहलाता है और अन्य जो अभी हमने गिने वो हमारे झल कहलाते हैं। और हमारी संधि कहती है कि वर्ग के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है और श है में श के स्थान पर ण आ जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए तो हमने क्या समझा इसमें कि पद के अंत में यदि झल है तो उसके स्थान पर जश हो जाएगा, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा। वाक धन ईश है, वाक शब्द पदांत है। पदांत हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सुबंत और तिगंत प्रत्यय जहां लग जाते हैं, सुप्तिगंतम, पदांतम, वो सब प्रत्यय हमारे जहां लग जाते हैं वो पदांत कहलाता है। तो वाक यहाँ पर पदांत है और वाक के आगे ईश शब्द आ गया तो कै के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा
तृतीय वर्ग अर्थात ग हो जाएगा और स्वर वैसा जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वाग धन ईशः बनेगा, जब मिलाएंगे तो वागीशः बनेगा। ऐसे ही जगत धन ईशः, तो तय के स्थान पर तृतीय अक्षर क्या है? द, तो जगदीश है। सुप धन अंत है, पै वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ब, तो सुप के स्थान पर सुब बन जाएगा और अंत है उससे जुड़ जाएगा सुबंत है। अच धन अंत है, च के स्थान पर तृतीय अक्षर जय बन जाएगा, तो जय मिलने के बाद में अजंत है। दिक धन अंबरम, तो दिग क के स्थान पर तृतीय वर्ण ग आ जाएगा, दिगंबरम। सत धन धर्म है, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहे थे सज्जन वाले उदाहरण में कि यदि तय आता है तो तय के स्थान पर द बन जाता है, तो सद धर्म है। अप जम, पै के स्थान पर तृतीय वर्ण ब बन जाएगा, अब जम। चित रूपम, चित के तय के स्थान पर द बन जाएगा, चिद्रूपम। इस प्रकार यह जशत्व संधि होती है कि झल के स्थान पर जश हो जाता है। चतुर्थ संधि चरत्व संधि, इसका है खरी च, इसका सूत्र है यदि वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, समस्त पांचों वर्गों की बात कर रहा है ये, वर्गों के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद, कौन कौन से? द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद प्रथम या द्वितीय वर्ण या श आए तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। क्या कहा इन्होंने कि यदि समस्त वर्गों के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद में वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए या श आ जाए तो आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। देखिए सद धन कार्य, उदाहरण में देखते हैं हम। सद, सद में द क्या है? अपने वर्ग का तृतीय अक्षर है और उसके सम्मुख कार्य है क्या है? वो किसी अन्य वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो यदि दूसरे, तीसरे और चौथे के सामने पहला और दूसरा आ जाता है तो उसे हम क्या बना देते हैं? अपने वर्ग का पहला अक्षर बना देते हैं। तो द किस वर्ग का है? तय वर्ग का है। तो उस तय वर्ग का पहला अक्षर क्या है? तय, तो हम क्या बना देंगे उसको भी? तय। तो अब सद की जगह हो जाएगा सत, सत्कार है। ठीक है। लब धन शैते, यहाँ पे लब, लब में भ है, भ कौन सा अक्षर है अपने वर्ग का? प फ भ, प फ ब भ, भ चतुर्थ अक्षर है और इन्होंने कहा कि यदि चतुर्थ अक्षर के बाद भी या तो वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाए या श आ जाए, तो यहाँ पर क्या आया है? दंत्य सकार सम्मुख आया है। तो दंत्य सकार होने से इसको भी अपने वर्ग का प्रथम अक्षर ही बना देंगे, तो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाएगा प। लपश्यते, दिग्पाल है, यहाँ पर ग है, ग क वर्ग का है और इसका पहला अक्षर होता है क, तो दिक्पाल है। ये औलाद कहलाती है आपकी चरत्व संधि। पंचम संधि है अनुस्वार है, इसका सूत्र है मो अनुस्वार है। यदि किसी पद के अंत में मैं हो और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। यदि किसी पद के अंत में मैं हो, पद के अंत में, पद अर्थात सुबंत या तिगंत प्रत्यय जिसमें जुड़े हुए हो, या तो वह कोई शब्द रूप होगा या वो कोई धातु रूप होगा। उस स्थिति में यदि अंत में मैं आ जाए, और मैं कौन सा? हलंत, जिसके अंत में हल का निशान लगा हुआ हो, ऐसा कोई आ जाए और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए तो उस मैं को क्या बनाना है? हमें अनुस्वार बनाना है, अपर एक निशान बिंदु हमें लगाना है। जैसे हरिम धन वंदे, हरिम में मैं है, हलंत है, ये पदांत है और उसके सम्मुख व्यंजन वह है, तो इसको हमने ऊपर बिंदु लगा के अनुस्वार बना दिया, हरिम वंदे। इसी प्रकार अहम गच्छामि, अहम में स्थित मैं को भी हमने अनुस्वार बना दिया क्योंकि उसके सम्मुख व्यंजन था और अहम शब्द भी पदांत है, तो बना अहम गच्छामि।
अगली संधि है पर सवर्ण है, अर्थात पर सवर्ण संधि। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है और यह नियम पदांत में नहीं लगता। कहने का तात्पर्य अनुस्वार, अनुस्वार अभी हमने देखा पुरानी पिछली संधि में कि ऊपर एक जो बिंदु लगा दिया जाता है वो अनुस्वार कहलाता है। अब अनुस्वार के सामने कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, ठीक है, कोई भी व्यंजन आ जाए, लेकिन वो कैसा, पदांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पदांत में हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब पदांत होता है तो हम उसको अनुस्वार बनाते हैं और अनुस्वार को वापस से वर्गीय व्यंजन में परिवर्तित नहीं करते पदांत में। लेकिन पदांत के अलावा यदि कोई भी अन्य वर्गीय व्यंजन आ जाएगा तो अनुस्वार के स्थान पर वर्ण, मतलब अपने सामने जो वर्ण है उसी का पंचम वर्ण बना देंगे। देखिए पहले इन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें इन्होंने पदांत में बताया कि यदि ऐसा हम पदांत में करते हैं तो हम गलत कर देते हैं। जैसे संस्कृतम पठामी, यहाँ पर संस्कृतम पठामी में हमने अनुस्वार बना दिया था, और यदि हम ये संस्कृत शब्द जो है वो पदांत है क्योंकि इसमें विभक्ति लगी हुई है, शब्द रूप है, तो उसके स्थान उसकी तरह से यदि हम इसको बनाएंगे तो संस्कृतम पठती रूप बनेगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि पै का अनुस्वार वर्ण क्या होता है, और पै का पंचम वर्ण मैं होता है, और वो यहाँ लगेगा तो ये गलत शब्द बनेगा। इसलिए पदांत के लिए इन्होंने मना किया, और सामान्य अनुस्वार आने पर जो पदांत नहीं है ऐसा अनुस्वार आने पर यह पंचम वर्ण बना देते हैं। और कौन सा पंचम वर्ण, जो वर्ण पीछे दिया गया है बाद वाला है उसी वर्ग का प्रथम पंचम वर्ण हम बना देते हैं। जैसे अंग धन कित है, यह अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क वर्ण आया है, वर्गीय व्यंजन कौन सा आया है, क, तो इस अनुस्वार को हम इसी कै वर्ग का पंचम अक्षर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंग, और हम जब जोड़ेंगे तो अंकित है। इसी प्रकार संकल्प है, संग के बाद में कै वर्ग आया, कै वर्ग का अक्षर आया क, और कै वर्ग का ही पंचम वर्ण बनाएंगे अनुस्वार के स्थान पर तो संकल्प है। उसी प्रकार कुंडंठित है, यहाँ पे ठ आया जो कि ट वर्ग का अक्षर है, और ठ वर्ग का पंचम अक्षर होता है ण, तो कुंठित है, अनुस्वार के स्थान पर ण बन गया, कुंठित है। अम धन चित है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर अनुस्वार लगा हुआ है ए के ऊपर, उसको हम च वर्ग का अंतिम अक्षर अन, तो अनचित है। इस प्रकार से यह अनुस्वार संधि हमारी, इसको हम कहते हैं पर सवर्ण है संधि, अर्थात बाद वाले जैसा अनुस्वार, उसमें हम अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले जैसा पंचम वर्ण बना देते हैं। सातवीं संधि लत्व, सूत्र है तोर लीहि, यदि तय वर्ग के बाद लय आए तो तय वर्ग के वर्णों का लय हो जाता है। अर्थात तय वर्ग के बाद में यदि लय आ जाए, तय वर्ग का कोई भी अक्षर हो, तय थ द ध न, और उसके बाद में लय आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पर लय बना देना है। ठीक है, और यदि न के बाद में लय आए तो जो लय होगा उस पर अनुनासिक होगा, अर्थात इस प्रकार का यह चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह जो है चंद्रबिंदु वाला वह लगा हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक चिन्ह। लय का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, और ये लय का अनुनासिक चिन्ह कहाँ लगेगा, अपने से पहले वाले वर्ण पर लगेगा, लय पर नहीं लगेगा, अपने से पहले वाले वर्ण पर लगेगा। तो तय के बाद में यदि लय आ जाए तो तय वर्ग के किसी भी अक्षर को, चाहे किसी के बाद भी लय आया हो, उसको हमें क्या बना देना है, लय बना देना है। और नैव के स्थान पर भी लय ही बनेगा, लेकिन वो अनुनासिक बनेगा, और अनुनासिक चिन्ह उसके ठीक पहले वाले वर्ण पर लगेगा। जैसे उत धन लंघनम, यहाँ तय है, तय के बाद में लय आया तो तय को भी हम लय बना देंगे, उल्लंघनम। तत्लीन है, तत् के बाद में तय में आगे लय आया तो तय को लय बना देंगे, तल्लीन है। उत्लिखितम, तय को लय बनाया, उल्लिखितम। उत्लेख है, तय को हमने लय बनाया, उल्लेख है। महान लाभ है, या न को भी लय बनाएंगे, लेकिन लय कौन सा, अनुनासिक वाला, और अनुनासिक का चिन्ह पहले वाले पे लगेगा, महान लाभ है। विद्वान लिखती,
विद्वान लिखती। अनुनासिक वर्ण का हल्का सा उच्चारण करेंगे हम, इससे पता चलेगा कि वह वर्ण अनुनासिक है। अन्य संधि है छत्व संधि और सूत्र है शश्वटी। यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र ल व या र ल व हो अथवा श हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि यदि श हो, श तालव्य शकार और उससे पहले पदांत वर्ण हो और पदांत में भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण हो या यर लव्य हो और है हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे एतत् शोभनम, एतत् शब्द पदांत है, उसके बाद में श है, ठीक है, तो इसको श के स्थान पर हम क्या कर देंगे, छ बना देंगे, एतत् शोभनम। और जब श का छ बन जाएगा तो यहाँ पर साथ के साथ शचतु संधि का भी सूत्र लगेगा और यह तय को भी च बन जाएगा, एतत् शोभनम। ऐसे ही तत् श्रुत्वा, श जो है यहाँ पर वो छ बन जाएगा, तत् श्रुत्वा और तत् का जो तय है वो भी शचतु संधि के माध्यम से च बन जाएगा, तच् श्रुत्वा। च का आगम, अन्य उदाहरण है इसका, यदि ह्रस्व के पश्चात छ आए तो पूर्व च का आगम हो जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, पहले हम बात कर रहे थे पदांत की, पदांत के बाद में आता था तो श को हम छ बना देते थे। अब इन्होंने कहा कि यदि ह्रस्व स्वर है और स्वर के बाद भी, कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर, और उसके बाद में भी यदि छ आ जाए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है, अर्थात च उसके सम्मुख आ जाता है। छ के पहले च का आगम हो जाता है। जैसे तरु छाया, यहाँ ऊ कौन सा है, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ होने की वजह से और सम्मुख उसके छ होने की वजह से छ आ जाएगा तो क्या बनेगा, ऊ और छ तो वैसे थे जैसे ही रहेंगे और छ आ जाएगा तो ऊ धन छ धन छ और जब मिलाएंगे तो तरु छाया। ऐसे ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद में भी ऊ के छोटा ऊ है, उसके बाद में छ है, छ का आगम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अनुच्छेद है। परिधन छेद है, छोटी की मात्रा है और सामने छ है तो परिच्छेद है। इस प्रकार ये है आपका छत्व संधि का उदाहरण और उसके बाद में च आगम का उदाहरण। 10वीं संधि है र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना और सूत्र है रो री। यदि र के बाद र हो अर्थात दो र एक साथ हो तो पहले र का लोप हो जाता है और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या कहा इन्होंने, यदि र के बाद में र हो, दोनों तरफ र हो, ठीक है, एक तरफ हलंत र हो और उसके पाछे भी कोई र हो तो उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है और पहले वाले र का लोप हो जाता है। जैसे स्वर धन राज्यम, यहाँ स्वर में भी र है, वो हलंत है और राज्यम उसके पीछे है, तो जो पहले वाला स्वर का र है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है, और स्वर के र का लोप होने पर जो उससे पहले स्वर है, स्वर कहाँ है, व में स्थित ए, वो दीर्घ हो जाएगा अर्थात वो आ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, स्वराज्यम। ऐसे ही निर्धन रोग है, तो निर में जो र है उसका इस र लोप के हिसाब से लोप हो जाएगा और जो नी की मात्रा छोटी है वो स्वर है उससे पहले वाला वो बड़ा हो जाएगा, निरोग है। निर्धन रसह में भी र है, उस र का लोप हो जाएगा और नी के ऊपर जो मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, नीरसह है। न का ण होना, यदि एक ही पद में री ऋषि री र या स के पश्चात, स कौन सा, मूर्धन्य श के पश्चात न आए तो न का ण हो जाता है। यदि एक ही पद में अर्थात एक ही हमारे पास जो शब्द होता है उसमें कहीं पर भी र री या श के बाद में न आ जाता है
तो उसका ण बन जाता है, न का ण बन जाता है। जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। यहाँ पे ण क्यों बना कृष्ण में? क्योंकि यहाँ पर श था, श होने की वजह से न नहीं लिख के कृष्ण, न नहीं लिख के हमने कृष्ण लिखते हैं। विष्णु नहीं लिख के हम विष्णु लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूर्धन्य शकार है, इसकी वजह से न जो है वो ण में बदल जाता है। स्वर न लिखना चाहिए, लेकिन न की जगह हम ण लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर र पहले आ गया है। और वर्ण में भी हम ण इसीलिए लिखते हैं। अट अर्थात ए, आ, ई, उ, ली, ए, ओ, ऐ, औ, है, य, व, क वर्ग, पै वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों का व्यवधान होने पर भी नत्व विधि प्रवर्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे शब्द में कहीं पर भी र, री या श आ जाता है तो न का ण हो जाता है, भले ही बीच में अन्य शब्दों का व्यवधान हो। जैसे हम पढ़ते हैं रामेण, रामेण हम पढ़ा हमने, वहां पर रामेण में रा शुरू में आया है और अंत में न आया है, बीच में मैं है, लेकिन उसके बाद भी हम न के स्थान पर ण कर देते हैं और रामेण लिखते हैं। वही शब्द हम जब लता में पढ़ते हैं तो लतेन लिखते हैं। वही शब्द हम जब किसी अन्य शब्द में पढ़ते हैं जहां पर कि र नहीं है, तो वहां पर हम वैसा नहीं करते। जैसे फलेन, फलेन में भी न है, लेकिन वो अंत में न ही बोलता है, क्योंकि उसमें री, रे या श नहीं है। तो इस प्रकार, और बीच में व्यवधान हो तब भी र के बाद में आने वाला या री के बाद में आने वाला या श मूर्धन्य श के बाद में आने वाला न हो जाता है। जैसे नराधन नाम, यहाँ पे न रा फिर नाम, तो यहाँ पर भी जो अंतिम वाला न है वो णा में बदल जाएगा, जबकि देखा जाए तो बीच में आ का व्यवधान था, आ स्वर इसके बीच में था, लेकिन फिर भी नराणाम। ऋषि नाम, ऋषि नाम बन जाएगा, भले इसमें ई का व्यवधान बीच में आ रहा है, लेकिन व्यवधान की गणना इस संधि में नहीं की जाती। व्यवधान का तात्पर्य है कि दो व्यंजनों या स्वरों के बीच में किसी अन्य व्यंजन या स्वर का आ जाना, लेकिन ये जो नत्व विधान है इसमें हमारे यहाँ पर व्यवधान की गणना नहीं की जाती। इसको हम नत्व विधि कहते हैं, नत्व संधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी व्यंजन संधि पूर्ण होती है। सभी को धन्यवाद।